चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ से। देखिए आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को अगर हीट दी जाए तो वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। मतलब किसी सिस्टम को हीट दी जाए तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। मतलब जो हम सिस्टम को हीट देते थे, जो जैसे हैं वहीं बैठे रहे, किसी सिस्टम को जो हम हीट देते थे तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चली जाती थी। मतलब जो Q था वो बेटा डेल्टा U प्लस डब्ल्यू था। मतलब जो भी आप हीट किसी सिस्टम को दे रहे हो तो सिस्टम को हीट देने में क्या करता था, बैठो पीछे बेटा, Q किसके इक्वल, डेल्टा U प्लस डब्ल्यू के। ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ था जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था कि मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेकंड लॉ में कुछ स्पेशल बातें कही गई, जैसे नेचुरल लॉज हमारे पास होते हैं कुछ लॉज, जैसे एक सिस्टम में एक बॉल ले लो और एक सेकंड बॉल ले लो, एक बॉल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर लो और एक का 0 डिग्री सेल्सियस कर लो, तो आपको पता हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक 50 एंड 50 ना हो जाए। 50 एंड 50, क्या ये पॉसिबल है कि पूरा 100 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफर हो जाए जीरो वाले में और 100 वाला जीरो हो जाए? ऐसा प्रोसेस पॉसिबल। इसीलिए सेकंड लॉ को लोग स्पॉन्टेनियस लॉ भी कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस लॉ भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस लॉ का मीन्स होता है जो इक्वलिटी में वर्क करे, नेचुरल लॉज पे वर्क करता है। जैसे एक सिस्टम है जैसे आप मानिए थोड़ी देर के लिए कि जो कैल्विन प्लांक साइंटिस्ट है, कैल्विन अलग है प्लांक अलग है, दोनों ने मिलकर एक रूल दिया था और नाम पड़ गया कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये कहते थे कि सारे वर्क को हीट में बदल सकते हो, जितना भी वर्क कर रहे हो इसको हीट बना सकते हो, लेकिन हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा, बात को ध्यान सुनिएगा। हीट जितनी भी है आप उसको वर्क नहीं बना सकते, लेकिन जितना भी वर्क कर रहे हो उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे भाई, आप थोड़ा सा एग्जांपल लगाओ। हम किसी को चार्जिंग की बात कहते हैं कि चार्ज करने के मेथड कितने, तो 3 होते हैं हमारे पास, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और तीसरा बेटा फ्रिक्शन। चार्जिंग के मेथड होते हैं। तो फ्रिक्शन ऐसा है जो प्रैक्टिकल सोच सकते हो, हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ना स्टार्ट करें तो जितनी भी हम रब करने में फ्रिक्शन की वजह से जितना वर्क हम कर रहे थे वो बच्चा हीट में सब बदल गया, क्योंकि पाम हथेली कैसी गर्म हो जाती है। ठीक है, आपने किसी को अगर स्लैप मारा तो आपकी जो हाथों का जो वर्क था, वर्क वो सब किसके, उसके सेकंड वाले सरफेस पर पहुंच गया। आपने देखा कि जो झरने से पानी गिरता है, तो जब पानी गिरता है तो जब पानी गिरकर किसी टाइल्स पे, किसी चट्टान पर जब आता है तो क्या करता है, उस सरफेस को हीट देता है, वर्क देता है। वर्क देने से वो सरफेस कैसी गर्म हो जाती है, वो सरफेस गर्म हो जाती है। इसका मतलब जितना भी आप वर्क कर रहे थे वो सब हीट बन रहा था। आपने खाना खाया, वर्क किया, वो अंदर जाके आपको हीट देता है, एनर्जी देता है, बिल्कुल सही है। मतलब वर्क को हीट तो बना रहे हो तुम, क्या हम हीट को वर्क बना सकते हैं पूरा? तो कह रहा 100% नहीं बना सकते, चेंज कर सकते हो लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है। भाई हम हाथों को रब करते हैं तो आपने केमिस्ट्री में सुना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी में प्लस आता है दूसरी में माइनस आता है। ऐसा फिजिक्स भी कहती है कि अगर किसी को दो आप बॉडी को आपस में रब करते रहो तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। यहाँ करंट और इलेक्ट्रिसिटी को आप थर्मल में ऐड कर लो, तो थर्मल में ऐड करोगे, इसको करोगे, हीट आएगा, हीट आएगा तो टेम्परेचर आएगा। इसका मतलब वर्क करने से हीट मिल रही है, लेकिन हम हीट जब देते हैं किसी सिस्टम को तो हम वर्क पूरा नहीं कर पाते। सपोज दैट आपको किसी ने 100 कैलोरी हीट दे दी, तो 100 कैलोरी हीट को आप पूरा बेटा खर्च कर ही नहीं पाओगे वर्क में। क्यों? क्योंकि कुछ आपकी बॉडी से रेडिएशन निकलता रहता है, तो कुछ तो हीट अपने मन से वेस्ट होती जा रही है, आप रोक ही नहीं पाओगे। आप 100 कैलोरी की जगह पता चला कि 70-80 कैलोरी का ही वर्क कर पाए, तो बाकी कहां चली गई? बाकी वो सराउंडिंग में वेस्ट हो गई, एनवायरमेंट ने ले लिया। मतलब सारी हीट को वर्क नहीं बना पा रहे हो, लेकिन जितना भी वर्क आपने किया इट इज कन्वर्ट इनटू हीट। वो किस में कन्वर्ट हो गया? यही कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है और बेस्ट एग्जांपल इसका हीट इंजन है। हीट इंजन है मतलब क्या रूल पता चला कि थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ कैसा है, एक नेचुरल लॉ है। दिस इज स्पॉन्टेनियस लॉ। कैसा लॉ है? स्पॉन्टेनियस लॉ है। तो स्पॉन्टेनियस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ
कि ऑल द वर्क कन्वर्ट इनटू हीट बट ऑल द हीट कांट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। हम बेटा सारी हीट को वर्क नहीं बना सकते, लेकिन जितना भी वर्क करते हैं वो हीट में सब बदल जाता है। अरे आप थोड़ा सा एग्जांपल समझो, आप जब लड़ाई करते हो, किसी को दो चार झापड़ मार देते हो, तो वर्क किया, हीट आई, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आजमाओ, हम उसी को जिसको आपने मारा उसको बर्नर पे बैठा दूं, क्या उतनी हीट वर्क आप कर पाएगा? उतना वर्क आप पे नहीं कर सकता। मतलब वर्क जितना करोगे तुम वो हीट बना ले जाओगे, लेकिन जितनी हीट ले लोगे स्वयं से और सोचो कि मैं उतना वर्क कर लूं, तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसी को बेटा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कहते हैं। जो पहला रूल क्या बना, क्या क्या बेटा, ऑल वर्क मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। बेटा सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड ला क्या क्या है बेटा, इसी का अपोजिट, ऑल हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क। सारी हीट को बेटा वर्क नहीं बना सकते हो। सारी हीट को वर्क, एक बॉल को पकड़ो और कस के फेंको, जब बॉल को पकड़कर आपने फेंका तो बॉल पे वर्क किया, वर्क किया तो बॉल क्या करता है, एनर्जी का एमिशन करते रहता है, एमिट करता रहता है, कम करता रहता है, भागता रहता है। उल्टा कर लो, उसी बॉल को हम 100 कैलोरी पहले से दे रहे हैं, कह दो नहीं जैसे गई थी वैसे वापस आ जाए, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मतलब वर्क जितना करोगे 100% इट इज चेंज इनटू द हीट, वो हीट में बदल जाएगा। लेकिन किसी को हीट दे दो तो वो 100% भी नहीं, कितना भी हो सकता है परसेंटेज में, वो चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसमें? वर्क में। तो इसी का एग्जाम्पल है आपका हीट इंजन, और ये दोनों स्टेटमेंट बेटा केल्विन प्लैंक के हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पेपर में कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि राइट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ में कभी ऐसे नहीं पूछेगा राइट फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इसमें होता ही नहीं। आपसे पूछेगा राइट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है? तो आप लिख सकते हैं ऑल द वर्क मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल द हीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। द एग्जांपल ऑफ दैट प्रोसेस इज हीट इंजन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हीट इंजन। बोलो इतनी बात ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट इंजन क्या होता है। इतनी बात ठीक है? आपको इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी झरने से जो पानी गिरता है तो वो पानी जब सरफेस पे आता है तो सरफेस को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करता मतलब कुछ ना कुछ सरफेस पे वर्क करता है। तो सबको पता है कि वर्क बेटा हीट में बदलता है, तो उसकी जो सरफेस है वो गर्म हो जाती है। लेकिन अब तुम उल्टा कह दो कि जो सरफेस पे पानी गिर रहा था हम उसको 100 कैलोरी दे रहे हैं, वो ऊपर चला जाए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम वर्क को हीट बना सकते हैं लेकिन हीट को वर्क नहीं बना सकते हैं। ठीक है? अब ये नहीं है कि 100% नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होता है। इट कांट मींस नहीं हो सकता, मतलब पूरा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, स्टार्ट करें। अब आया ही पहला टॉपिक आपके पास हीट इंजन। तो कभी कोई पूछ ले कि थर्मोडायनामिक्स में कौन सा लॉ है जो नेचुरल लॉ है, तो इसी को नेचुरल लॉ भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ को ही नेचुरल लॉ कहते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है, मैंने पहला आपको बताया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, दूसरा भी सुन लीजिए, इसका बाद में उसका एक्सप्लेनेशन पूरा करूंगा। क्लासियस का स्टेटमेंट है। सबके यहाँ फ्रिज है, सबके यहाँ रेफ्रिजरेटर है जो 100% वर्किंग नहीं करता। ठीक, हम क्या करते हैं, किसी वाटर को रखते हैं तो आइस बनाते हैं। बेटा वाटर को आइस बना रहे हो, इसका मतलब है मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में पढ़ाया था कि अगर आइस को मेल्ट करके आप लिक्विड बनाना चाहते हो तो 80 किलो कैलोरी पर केजी आपको हीट देनी पड़ती है आइस को। 1 केजी आइस को 80 किलो कैलोरी देते हो तब वो कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में। वो लिक्विड जो आइस है वो लिक्विड में आता है। तो बेटा उल्टा बोलो,
हम लिक्विड से इतनी अगर हीट ले लें तो आइस बन जाएगा। तो क्या प्रोसेस उल्टा कर रहे हो? अभी तक आप पढ़ते थे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाती है, तो तुम उल्टा काम कर रहे हो। फ्रिज के अंदर जब रखा आपने तो फ्रिज के अंदर सारी चीजें ठंडी थी, जब वाटर को रखा तो वाटर से हीट का ट्रांसफर तो दूसरे सामानों में होना चाहिए, वो गर्म होने चाहिए, लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो रहा है कि वाटर वाला भी आइस बन रहा है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आप हॉट बॉडी से हीट नहीं निकाल सकते। और किसको दे दोगे? कोल्ड बॉडी को। तो भैया कह रहा कोई ऐसा बिना सोर्स लगाए, बिना एक्सटर्नल एजेंट लगाए आप हॉट बॉडी से हीट नहीं ले सकते। तो भैया फ्रिज में एक्सटर्नल कौन होता है? कंप्रेसर। अगर वो ना लगा हो तो फ्रिज क्या काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है वो जो कंप्रेसर है वो आपकी हॉट बॉडी से हीट निकाल रहा है, तभी कंप्रेसर में जब हीट लेता है तो पानी बन जाता है पीछे। आप कभी कंप्रेसर में देखिएगा, जो फ्रिज में पीछे कंप्रेसर लगा होता है, अब तो इनबिल्ट हो गया, अंदर की तरफ लगा रहता है। जो पुरानी जिसकी होगी उसके पीछे लगा होगा, उसके नीचे देखिएगा छोटा सा कटोरा भी लगा रहता है, उसमें पानी आता है। क्योंकि जो हॉट बॉडी से हीट लेगा तो स्वाभाविक सी बात है हीट कहीं ना कहीं से लेगा तो निकलेगी भी कहीं ना कहीं। तो उस कंप्रेसर के जो नीचे बाउल लगा होता है उसमें आके कलेक्ट हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस बदलता रहता है, वो फिर धीरे धीरे हॉट बॉडी से कोल्ड में जाती है, कोल्ड से हॉट में वो प्रोसेस चेंज होता रहता है, वाटर का वेपोराइजेशन हो जाता है, उड़ जाता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रिज का डोर ओपन करने से रूम हीट हो जाता है। लोग सोचते हैं फ्रिज का डोर ओपन करो ठंडा लगता है, सामने वाले को ठंडा लगता है जो सामने खड़ा, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं होता। क्योंकि कंप्रेसर हीट लेगा, किसको देगा? आपने किचन में रखा है तो किचन के सराउंडिंग को, आपने बाहर की तरफ रखा है तो बाहर के सराउंडिंग को, आपने रूम में रखा है तो रूम के सराउंडिंग को। मतलब जहां पर आपने उसको रखा होगा कंप्रेसर उसी को तो हीट इजेक्ट कर देगा। तो भैया हीट किसी को दोगे तो टेम्परेचर कम थोड़ी होता है, टेम्परेचर तो बढ़ जाता है। तो यही क्लासियस का स्टेटमेंट है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आप क्या नहीं कर सकते? हीट लॉस्ट फ्रॉम द हॉट बॉडी। हीट कोई भी लॉस नहीं कर सकता, कौन? हॉट बॉडी, जब तक एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा। इसलिए वहां पर मैंडेटरी है कि आपको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स। उसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो अपोजिट वर्क करती है, हॉट बॉडी से हीट लेती है और सराउंडिंग को दे देती है, लेकिन उसके पीछे कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर एक्सटर्नल डिवाइस है, बिना एक्सटर्नल डिवाइस के आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्लासियस का स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट फिर अभी आगे चर्चा करेंगे जब रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ठीक है, वर्क को बेटा हीट बना सकते हो, लेकिन पूरी हीट को पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, अब टॉपिक आया आपके पास हीट इंजन। ठीक, हीट इंजन। अब देखो बेटा, हीट इंजन क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बेटा? हीट को किसमें कन्वर्ट करता है? वर्क में। हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कौन? हीट इंजन। आपने एक स्टीम इंजन सुना होगा, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ठीक, इसके बाद ये सारे इंजन के बाद अभी और भी बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएशन में आते हैं, उनके भी नाम बताएंगे। हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। यहां पर बेटा तीन सबसे मेन पार्ट होते हैं। पहला हमारे पास होता है हॉट बॉडी, जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं, सोर्स। ठीक, और हमारे पास सेकंड होती है कोल्ड बॉडी, जिसको जनरली नाम से लोग सिंक कहते हैं, सिंक। और थर्ड बेटा जो सबको कन्वर्ट कर रहा है वो है वर्किंग सब्सटेंस। कौन कन्वर्ट कर रहा है? वर्किंग सब्सटेंस। तो हीट इंजन इट इज अ डिवाइस, इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। बेटा हीट को हीट एनर्जी भी कहते हैं कुछ लोग, वर्क का एक नाम और होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क, कुछ लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का वर्ड आ जाए समझ लो वर्क की बात कर रहा है। ठीक,
तो हीट इंजन हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वर्क में। वर्क कहो या मैकेनिकल वर्क कहो। हीट इंजन में 3 मेन पार्ट होते हैं। हायर टेम्परेचर बॉडी, हॉट बॉडी, उसको सोर्स कहते हैं। लोअर टेम्परेचर बॉडी, कोल्ड बॉडी, उसको सिंक कहते हैं। और थर्ड वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। अब इसका हम फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, इसको मैं फिगर पहले बना देता हूं। और यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस है और यहां पर बेटा दूसरी बॉडी है। तो सोचो यहां पर हमने सोर्स है, सोर्स मान लो इसकी हीट कितनी बेटा? Q1। इसकी हीट कितनी है? Q1। बेटा इसने इससे हीट ली, इससे इससी हीट ली और कर रहा था कन्वर्ट, कर रहा था कन्वर्ट। इन कन्वर्ट करते करते कुछ हीट किसमें चली गई? सिंक में। किसमें चली गई? तो ये सोर्स था और ये सिंक था। सोर्स कौन? हॉट बॉडी। और सिंक कौन? कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी का मतलब ये ना कहना कि ये बहुत ठंडी है। कोल्ड बॉडी का मतलब इसका टेम्परेचर सोर्स के कंपैरिजन में कम होगा। मतलब अगर इसका सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का T2 है, तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। T1 T2 से बड़ा होगा। ये मत कहना ये -4 है या 100 है, इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। बस T1 बड़ा है और T2 छोटा है। तो जो छोटा है टेम्परेचर में उसको कोल्ड बॉडी कहो, सिंक कहो, और जो टेम्परेचर में हायर है उसको आप सोर्स कहो। ठीक है। तो बेटा मान लो इस साइक्लिक प्रोसेस ने इससे 100 कैलोरी लिया। किससे कितना लिया? 100 कैलोरी। अब वो 100 कैलोरी को वर्क में बदलना चाहता है, लेकिन बेटा इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, स्मोक मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एयर में। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के पास भी अपनी एनर्जी होती है जिसको आप इंटरनल एनर्जी कहते हो। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वर्किंग सब्सटेंस इससे 100 कैलोरी ले रहा है, तो भैया ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वर्क वाला, उस 100 कैलोरी को यहां पर पता चला कि 20 कैलोरी इसने ले ली। 100 कैलोरी हीट लिया और 20 इसने ले ली, तो भैया यहां बची कितनी इसके पास? 80 कैलोरी। जबकि ले कितना रहा था? 100 कैलोरी। दे कितना पाया? 20 कैलोरी। किसको दे पाया? सिंक को। और जबकि 100 को 100 पूरा वर्क बनाना था, 100 को 100 पूरा बनाना था, नहीं बना पाए। जैसे आपने पेट्रोल इंजन देखा, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी 26% होती है। मतलब आपने जो फ्यूल डाला 1 लीटर, 1 लीटर में अब इंजन को वर्क करना चाहिए 1000 ml का, 1000 ml का वर्क करना चाहिए, लेकिन इंजन ने 1000 ml भी यूज कर लिया और पता चला कि सिर्फ कितना वो चल पा रही? 260 ml का वो वर्क कन्वर्ट कर पाई। 260 ml का सिर्फ वर्क कर पाई। तो भैया बाकी कहां चला गया? 740 ml। वो क्या बन गई? वो गैस बन गई, इजेक्ट हो गया और पोल्यूशन में चला गया। मतलब वो इजेक्ट हुआ, जो बर्न हुआ, और बर्न होकर कहां चला गया? एनवायरमेंट में। तो वो तो हीट वेस्ट हो गई ना। एनवायरमेंट क्या बन गया? सिंक बन गया। एनवायरमेंट सिंक हो गया। और जो पेट्रोल इंजन था वो बन गया सोर्स। अब जो हमको बीच का ट्रांसफर करने वाला वर्क चाहिए था वो सिर्फ आपको मिला 260 ml का, बाकी 740 ml एनवायरमेंट में वेस्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझे कि नहीं? तो कह रहा है हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट को वर्क में बनाती है। इसमें 3 मेन पार्ट है, हॉट बॉडी सोर्स, कोल्ड बॉडी सिंक, वर्किंग सब्सटेंस। बेटा मैंने सोर्स के पास हीट ज्यादा थी, सोर्स ने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना था, 100 कैलोरी मैंने एग्जांपल पे लिया, तो Q1 हीट ली, तो बेटा Q1 की Q1 पूरी वर्क में आ जानी चाहिए, मतलब सिंक को कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या पॉसिबल है? सराउंडिंग में आपको, भैया आप जितना भी खाना खाते हैं, 1000 कैलोरी का आपने लंच किया, तो 1000 कैलोरी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इंटरनल एनर्जी देता है, और जो आप वर्क करते हो, हाथ ये सब आप चलाते हैं, तो वर्क में चला जाता है। लेकिन आपने खुद सोचा ना, अभी आपने पढ़ा कि आपकी बॉडी से रेडिएशन निकलते रहते हैं, तो क्या वो रेडिएशन खाली निकलेंगे? वो भी तो साथ में हीट ले जा रहे हैं।
तो क्या आप पूरी 1000 कैलोरी के भी मतलब 1000 कैलोरी का वर्क कर पाए? नहीं कर पाते हो। अच्छा सोचो, क्या ऐसा हो सकता था कि मैं सिंगल बॉडी थी मेरे पास, अकेली एक बॉडी, यही सोर्स है, सिंक है ही नहीं, हमने इसको 100 कैलोरी दी हीट, कहा वर्क बनाओ? क्या ये सिंगल बॉडी वर्क बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसफर ये टेम्परेचर देगा किसको? टेम्परेचर बाहर निकले कैसे? जब तक ये ना पता हो कि सामने वाले का 50 है, हमारा 100 है, तब तक हीट ट्रांसफर होती ही नहीं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। और जब अकेला है तो हीट किसको दे देगा? किसी से कंपैरिजन कर पाएगा? तो हीट किसको जाएगी? किसी को नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि अगर इफ इट हैव ओनली अ सोर्स बॉडी, कैन दिस प्रोसेस इज पॉसिबल? तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट इट हैव टू ऑब्जेक्ट, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ, अब उसका एक्सेप्शन केस है, क्या है उसको बताते हैं। यहां से बेटा Q1 लिया, यहां पर Q2 दिया, इसका मतलब इन दोनों का सम Q1 है। 80 और 20 का सम कितना है? 100। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 वाला क्या है? Q1। 80 वाला क्या है? W। और 20 वाला क्या है? Q2। तो W इक्वल Q1 माइनस Q2। कितना वर्क किया? Q1 माइनस Q2। बेटा इसने वर्किंग सब्सटेंस ने, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसने इससे हीट ली। अब हीट लेने के बाद पूरे साइक्लिक प्रोसेस में इट वांट टू बी कन्वर्ट 100% ऑफ वर्क, बट सम ऑफ द हीट इजेक्टेड बाय द सिंक। कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक ले गया। क्यों ले गया? इट हैव लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू सोर्स। तो हीट खुद ब खुद हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में भागती है, तो कुछ हीट इसके पास चली गई। तो हाउ मच वर्क? W इक्वल Q1 माइनस Q2। कितना वर्क किया? Q1 माइनस Q2। बोलो इतनी बात ठीक है? हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी सिंक, हॉट बॉडी सोर्स, वर्किंग substance taken heat from the source and converted into work 100%, but it can't be convert 100% heat into work because some of the heat is going to the sink। कुछ ना कुछ हीट कहां चली गई? सिंक में चली गई। तो हाउ मच वर्क डन? W इक्वल Q1 माइनस Q2। तो वर्क बताओ हमको कितना मिला बेटा? W इक्वल Q1 माइनस Q2। इतनी बात याद हुई? Q1 किसकी हीट है बेटा? सोर्स की। और Q2 किसको है? जो सिंक में गई। W आप सब समझदार है, वर्क, वर्किंग सब्सटेंस में जरूर बोल रहा हूं, लेकिन है ये वर्क ही, एक नाम के तौर पे। तो बेटा अब हमको ये पता करना है आखिर ये कितना इफिशियंट है, इसकी पावर कितनी, क्षमता कितनी है। तो उसको कहते हैं इफिशियंसी ईटा, सिंबल होता है ईटा। एन की पूछ को बड़ा कर दो, उसी को इफिशियंसी कहते हैं। ठीक, तो ईटा इक्वल होता है बेटा वर्क अपॉन हीट ऑफ सोर्स। ईटा इक्वल होता है वर्क अपॉन हीट ऑफ सोर्स। तो ईटा इक्वल बेटा वर्क W और सोर्स की हीट Q1। ईटा इक्वल होता है बेटा W अपॉन Q1। ईटा इक्वल होता है वर्क अपॉन किसके पास हीट है? सोर्स के पास। उसी से तो कंपैरिजन कर पाओगे भैया। 100 में 80 आया, 100 में 80 आया, कितने परसेंट वर्क आया? 100 कैलोरी में 80 कैलोरी वर्क आया, कितने परसेंट आया? 80%। अरे 100% कितना वर्क चेंज हुआ? 80%। 80% को हम क्या लिख सकते थे? अगर ईटा में परसेंटेज कैसे निकालते हो? इंटू 100 करके ना, इंटू 100। तो फ्रैक्शनल में पूछता मैं, फ्रैक्शनल में तो आप क्या बताते? 0.8। कैसे निकालते? 80 अपॉन 100। 80 अपॉन कितना आता? 0.8। उसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपने इंटू 100 कर दिया, तो पता चला कि 80% है। ठीक है, तो ईटा इफिशियंसी W अपॉन Q1। बेटा W को क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो बेटा ये ईटा इक्वल Q1 अपॉन Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज फ्रैक्शनल, दिस इज फ्रैक्शनल, परसेंटेज नहीं आएगा, फ्रैक्शनल। मैं परसेंटेज कहूं, ईटा इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू बच्चा 100। अब क्या मिलेगा? परसेंटेज। अब क्या मिलेगा?
परसेंटेज 1 माइनस Q2 अपॉन, हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़े, कोई यहीं से सोल्यूशन आ जाए, कोई वर्क दिया हो, Q1 दिया हो, सीधे सीधे लगा लो। हो सकता है भैया इतना सा बड़ा प्रोसेस करना पड़ जाए, तो ईटा इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इससे आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल, परसेंटेज का है तो इंटू 100 कर देना। बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात सही है। अब एक चीज और सुन लो, कोई भी इंजन, पहली चीज तो आज तक आइडियल इंजन बना नहीं, आज तक 100% इफिशियंट कोई होता ही नहीं। जब लिविंग थिंग्स नहीं होती तो इंजन कैसे 100% इफिशियंट हो जाएंगे, कैसे उसका समझ लो। अगर 100% इफिशियंट करना है तो बेटा सोचो, ये सारा पोर्शन हट जाए, ये सारा पोर्शन, तो ईटा इक्वल 1 मिलेगा 100%, ठीक। तो इसको हटाने के लिए Q2 को लगभग 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 अपान नंबर हो तो 0 आता है, 0 अपान नंबर हो तो 0 आता है, 1 अपान 0 हो तो इन्फिनिटी आता है, इसको ध्यान रखना। तो Q2 को 0 करना पड़ेगा, और Q2 था कौन, सिंक, मतलब अभी मैंने समझाया था सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी। भाई Q2 0 करोगे इसका मतलब है ही नहीं वो, क्या प्रोसेस पॉसिबल था, नहीं था। अब ऐसा प्रोसेस भी नहीं है कि सारी हीट ले तो रहा है और बिना सिंक को दिए, भैया जब यहां से साइक्लिक प्रोसेस करेगा तो कुछ ना कुछ हीट, क्योंकि इसका टेम्परेचर लोअर है, ये इससे खींच लेगा नीचे की तरफ। अगर ना लगा होता तो हो सकता था, लेकिन ना लगा होता तो एक समस्या थी, प्रोसेस बनता कैसे, सिंगल बॉडी टेम्परेचर का ट्रांसफर करता कैसे। मेरी बात ठीक है। ईटा कितना, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, चाहो तो टेम्परेचर में बदल सकते हो। अब टेम्परेचर की कहानी सुन लो, ये तो मैंने आपको हीट के टर्म में बता दिया, जगह कम है, पहले नोट कर लो। अच्छा देखिए, इफिशियंसी क्या मिली, ईटा इक्वल W अपॉन Q1, या तो ये यूज करना था, या तो ईटा इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बेटा अगर मैं परसेंटेज में कहता तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू बच्चा 100। अब थोड़ा सा दिमाग, एक बात और सोच लो, इफ 100% इफिशियंट हीट इंजन, करा हीट इंजन 100% इफिशियंट बना दो, तो बच्चा Q2 को आपको 0 करना पड़ेगा, Q2 को आपको, तो इट बिहेव like a single body, like a single body, process cannot possible, बात नहीं, प्रोसेस कैन नॉट पॉसिबल, तो भैया प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होगा ही नहीं। ये बुक्स में कहते हैं कि पूछ लेते हैं कि आप हीट इंजन को आइडियल कैसे बनाओगे, तो आप लिख सकते हो हीट इंजन may be 100% efficient if the heat supplied to the sink is 0। जो सिंक को हीट देना है उसको आप क्या कर देना, 0, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, बस लास्ट बात। बेटा एक बात बताओ, मैं इसको टेम्परेचर में चेंज करना चाहता हूं। आपके पास पेट्रोल इंजन 26% इफिशियंट होता है, ओनली 26%, मतलब 26% जितना आप फ्यूल भराते हैं उसका सिर्फ वो 26% ही यूज कर पाता है वर्क में, चलने में, बाकी वो सब वेस्ट कर देता है, धुएं के तरीके, गैस को इजेक्ट करा देता है। ऐसे ही डीजल इंजन 42%, डीजल इंजन 42%, डीजल इंजन के अंदर कैपेसिटी पेट्रोल इंजन से ज्यादा होती है, 42%, मतलब आपने 1 लीटर में 42% का काम किया है, बाकी का जो 58% है वो वेस्ट हो गया। स्टीम इंजन 15% ओनली, जो भाप इंजन पहले चलते थे वो सिर्फ 15%, मतलब आपने एक किलो अगर कोयले का उस समय यूज किया तो उसका 15% हिस्सा सिर्फ वर्क में यूज किया, बाकी सब वो धुएं में वेस्ट हो गया, गैस में इजेक्ट हो गया। तो ये अभी तक के हैं जो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है। अब ये सारे इंजन बेटा 1 स्ट्रोक होते हैं। अगर आप, जब कोई लड़का बीटेक करता है मैकेनिकल ट्रेड से,
तो उसको इंजन पढ़ाए जाते हैं 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। आपने सुना भी होगा जनरल आजकल की गाड़ियों में 1 स्ट्रोक है, ये 2 स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक का मतलब पिस्टन, उसमें नंबर ऑफ पिस्टन बढ़ जाते हैं। जो पिस्टन वर्क करता है अंदर, इंजन के अंदर जो पिस्टन वर्क कर रहा है, दो तरीके के इंजन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन, एक होता है इंटरनल कंबशन। एक होता है जो अंदर अंदर जलता है और एक होता है जो बाहर से वर्क करता है। तो आपके पास जितने भी पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जितने भी होते हैं ये सब इंटरनल है, ये सब इंटरनल इंजन है। एक्सटर्नल कौन था जो आपने सबसे पहले यूज किया था? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन वो था एक्सटर्नल कंबशन का। बाकी इंटरनल का कौन है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ये दोनों है इंटरनल, ठीक है, कंजम्पशंस के। इतनी बात ठीक है। पेट्रोल इंजन 26% इफिशियंट, डीजल इंजन 42% इफिशियंट और स्टीम इंजन ओनली 15% इफिशियंट। अब ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा आजकल जो गवर्नमेंट है वो एथेनॉल पे वर्क कर रही है। एथेनॉल से इंजन की कैपेसिटी 90% तक इंक्रीज कराई जा सकती है। तो मतलब 100% वहां भी नहीं पहुंचा। आप कितना यूज करेंगे? 90% अगर एथेनॉल सक्सेस हो जाता है तो। ठीक है, बैटरी में भी यही होता है, 100% इफिशियंट नहीं होता। बैटरी आप खुली छोड़ दीजिए, न्यूट्रल हो जाती है। क्यों? वो सरफेस से कनेक्ट हो जाती है ना, तो अपना जो टेम्परेचर है लॉस कर देती है, दूसरी बॉडी को दे देती है। तो कहने का मतलब था कि कोई भी डिवाइस 100% परफेक्ट अभी तक नहीं बनी जो बेटा हीट को वर्क में बदल सके। वर्क को हीट में बदल सकते हो आसानी से, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट इंजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे सुनो, एक लास्ट बात, मैं इसको टेम्परेचर में सब बदल रहा हूं सबको। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल mc डेल्टा T। ठीक है, MCC को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। कुछ लोग कुछ बुक्स में कल सुना भी होगा आपने, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहते थे। एक ही बात है। तो बेटा Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 इक्वल T1 अपान T2? आप लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 की जगह T1 अपान T2। तो जहां जहां पर आपने Q1 Q2 लिखा है वहां वहां पर आप T1 T2 लिख सकते हैं। तो बताओ ये ईटा क्या बना? इफिशियंसी। W अपान Q1 की जगह W की जगह Q1 माइनस अपान, तो Q1 माइनस Q2 की जगह अपान, तो क्या लिखूं? 1 माइनस इंटू, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, और आपको हीट के फॉर्म में करना है तो आप हीट के फॉर्म में कर सकते हैं। कंफर्म है? ठीक है, नोट कर ले बेटा। कह रहा है इन द हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सोर्स का टेम्परेचर दे रहा 500 केल्विन, और मैं बता चुका हूं जो बड़ा हो वो सोर्स है, उसको T1 लिखना। तो T1 बेटा कितना? 500 केल्विन, और बेटा T2 कितना? 375 केल्विन। इफ द इंजन कंज्यूम, अगर ये इंजन कंज्यूम करे 25 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर साइकिल, एक पूरे चक्कर में इसके पास हीट है इंजन के पास। तो इंजन की हीट कौन सी? Q1 के पास पूरी साइकिल में हीट है 25 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर साइकिल, मतलब एक चक्कर में। ठीक है, फिर कह रहा है पहले पार्ट में इफिशियंसी ऑफ इंजन बताओ, क्षमता बताओ इंजन की। दूसरे पार्ट में वर्क डन पर साइकिल बताओ, वर्क डन। और तीसरे पार्ट में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल, बताओ सिंक ने कितनी हीट ले ली। बोले इतनी बात सही है? ये 3 पार्ट आपसे पूछ रहा है, सॉल्यूशन कराया जाए। सब फॉर्मूले का खेल, नोट नहीं करना, पहले फॉर्मूला समझो। पहला फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं, W अपान Q1। दूसरा फॉर्मूला W इक्वल Q1 माइनस Q2। तीसरा ईटा इक्वल 1 माइनस Q2 अपान Q1। ईटा इक्वल 1 माइनस T2 अपान T1। ये परसेंटेज में करना है इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे पास।
देखो T1 T2 लिखा है, देखो ये मैच कर रहा है T1 T2। तो पहला ईटा निकालो, पहला प्रोसेस ईटा इक्वल 1 माइनस T2 अपान T1। तो बेटा 1 माइनस T2 कितना है 375, बच्चा T1 500, 500 ऊपर गया, 500 में 375 माइनस करो 125। क्या मेरी मैथ सही है? हाँ 125 डिवाइड बाई 500, बेटा ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है, इंटू 100, 20 20 5 से हाँ अच्छा बची 10। हाँ ईटा क्षमता कितनी बच्चा 25%। अच्छा 25% को लिखने का सही तरीका क्या है? ये तो परसेंटेज में है 0. ठीक, बोलो बात कंफर्म, इसमें कोई डाउट? ईटा वाली बात समझ में आई? ना समझ में आए घर जाके ईटा किसी की सर मार देना, समझ में आ जाएगा। हाँ दूसरा बेटा क्या पूछा? वर्क। ये देखो क्या ये मैच कर रहा है? ये देखो तो W इक्वल ईटा इंटू Q1। W को देख के याद आया, एक पिक्चर में ढूंढ रहा था, अबे W कहाँ है, याद आया नहीं यार? कौन पिक्चर थी? गोलमाल, धमाल। हाँ तो सब जगह धमाल ही तो है, तुम भी ढूंढना किसी दिन जाके W कहाँ है। ईटा कहाँ गया? ये लिखा। अब सुनो बेटा, वर्क जब निकालोगे तो परसेंटेज मत रखना, क्योंकि यहाँ 100 लगा है, 100 वाला मत लिखना। 0.25 इंटू बेटा Q1 कहीं लिखा है 25 इंटू 10 की पावर 5, बेटा 25 625। तो 625 में कहा पॉइंट लगा दूं 6.25 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर साइकिल। साइकिल सब चला लेते होंगे, एक साइकिल में इतना वर्क। अच्छा W मिल गया, Q1 मिल गया, चाहिए क्या? Q2 चाहिए। तो फार्मूला आपको पता ही है, W इक्वल Q1 माइनस, तो बच्चा बताओ Q2 इक्वल Q1 माइनस, ठीक, Q2 उधर ले आया और W उधर ले गया। बताओ Q1 कितना 6.25 10 की पावर सॉरी Q1 25 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 6.25 इंटू 10 की पावर 5, बेटा 10 की पावर 5 कॉमन है और 25 में 6.25 घटाओ 18.75, 18 6 24, हाँ ठीक, 18.75 जूल पर साइकिल। क्या मैं सही हूं? जरा आंसर देख लीजिए एक बार। हाँ यस बिल्कुल सही हो। मतलब सोचो इतनी हीट थी 25 इंटू 10 की पावर 5 और बच्चा कितनी वेस्ट कर रहा है 18.75 इंटू 10 की पावर 5। तो बचा क्या वर्क में इसके पास? खिलवाड़ कर रहा था 6.25 इंटू 10 की पावर 5। तभी तो क्षमता कितनी आई 25%। बोलो बात ठीक है? इन्हीं 4 फॉर्मूलों का खेल है, ठीक, नोट कर लो बेटा।